नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन के इस कक्षा कार्यक्रम में। अरविंद मिश्रा आपका स्वागत करता है। दोस्तों, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कई जगह काम देते हैं। कभी कभी आप सोचते होंगे कि हिंदी साहित्य पढ़ते पढ़ते क्या निबंध तैयार हो सकता है, क्या सामान्य हिंदी तैयार हो सकती है, क्या व्याकरण का पोर्शन तैयार हो सकता है, क्या नीति शास्त्र तैयार हो सकता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में मेरा कहना सिर्फ यह होगा कि हाँ जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सी चीजें अंतर संबंधित होती हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं पूरक संबंध होता है, एक कोरिलेशन होता है। और आइए इसी बात के प्रमाण में आज हम लोग एक मुद्दे को देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, कि हिंदी, चाहे आप इसे साहित्य के स्तर पे तैयार करें, चाहे इसे सामान्य हिंदी व्याकरण के स्तर पर तैयार करें, आप देखेंगे कि कुछ चीजें बहुत मिलती जुलती हैं। जैसे हिंदी साहित्य का टॉपिक है भाषा विज्ञान, और वही सामान्य हिंदी व्याकरण की पृष्ठभूमि को जन्म देता है। दोस्तों, छोटी बड़ी कई परीक्षाओं में हमें सामान्य हिंदी की अत्यंत अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है। कई ऐसी परीक्षाएं हैं, आप एसआई की परीक्षा देने जाते हैं, आरओ देने जाते हैं, आप लोअर पीसीएस देने जाते हैं, आप पीसीएस देने जाते हैं, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस या आरएएस राजस्थान की परीक्षा कहीं भी जाइए, तो सामान्य हिंदी व्याकरण का अपना एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। आप देखेंगे कि इन परीक्षाओं में सबसे अधिक अंक हिंदी से ही लाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पहले टॉपिक को लेकर के चलेंगे, हिंदी भाषा। क्या है अपने टॉपिक का नाम? हिंदी भाषा। और इस पर कई मुद्दे जुड़े हुए हैं। जैसे यदि आप देखें कि हिंदी क्या है, भाषा क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, शब्द क्या है, शब्द संरचना किसे कहते हैं, ऐसे कई मुद्दे जुड़े रहेंगे। और इनके अतिरिक्त भी कई प्रश्नों के आप उत्तर पाएंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारा जो शीर्षक है उसका नाम है सामान्य हिंदी व्याकरण। एक एक बात को समझिए, सामान्य हिंदी व्याकरण। दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह उठती है कि हिंदी क्या है। पहला प्रश्न यही उठता है कि हिंदी क्या है। तो आपके जहन में एक बात होगी कि हिंदी एक भाषा है, और हम भी यही उत्तर देते हैं, आप भी यही देते हैं। परंतु परीक्षा के लिए हिंदी भाषा नहीं है, याद रखिए। परीक्षा में जब भी प्रश्न आए हिंदी क्या है, तो इसका उत्तर होगा हिंदी बोलियों का समुदाय है। कैसे? आपको याद हो शायद 10th की परीक्षा, 12th की परीक्षा
जहाँ आपका विषय हिंदी साहित्य था, हिंदी भाषा एवं साहित्य। लेकिन दोस्तों उसमें आप लोग कहीं कबीर को पढ़ते थे, याद कीजिए, हिंदी में कभी तुलसी को पढ़ते थे, कभी आप लोग जायसी को पढ़ते थे, कहीं सूरदास जी को पढ़ते थे। किसे पढ़ते थे? सूरदास जी को। तो कभी मीरा को पढ़ते थे, तो कभी पता चलता था अमीर खुसरो को पढ़ते थे, हाँ या ना? कहीं मीरा तो कहीं अमीर खुसरो तो कहीं विद्यापति। अरे सही बात या गलत बात? सही बात। फिर से सुनिएगा, हम लोग 10th में 12th में पढ़ते थे हिंदी साहित्य को, यानी हिंदी के साहित्य को। और उस साहित्य में किसकी रचनाएं थी? कबीर, तुलसी, जायसी, विद्यापति, सूरदास, मीरा, अमीर खुसरो। आपको शायद यह मालूम हो कि कबीर की बोली या तो भोजपुरी कह लीजिए या पंचमेल खिचड़ी। दोस्तों तुलसी अवधी में लिख रहे थे, वो भी संस्कृत निष्ठ अवधी। विद्यापति मैथिली में लिख रहे थे, इनकी बोली क्या थी? बोलिए, मैथिली। जायसी लिख रहे थे ठेठ अवधी में, यानी देशज अवधि में। सूरदास जी की बोली बताइए, ब्रजभाषा। मीरा ब्रजभाषा में भी लिख रही थी और मारवाड़ी में भी। पकड़िएगा दोस्तों, बहुत आसान है। अमीर खुसरो 3 बोलियों में लिख रहे थे साहब। क्या क्या? ब्रजभाषा, फारसी में भी और खड़ी बोली में भी। आप सुने होंगे खड़ी बोली के आरंभिक रचनाकार अमीर खुसरो। ध्यान से सुनना दोस्तों, पढ़ते थे हम लोग हिंदी साहित्य, और उस हिंदी साहित्य में किसकी रचनाओं को पढ़ते थे? कबीर की भोजपुरी को, तुलसी की संस्कृत निष्ठ अवधि को, जायसी की देशज अवधि को, अमीर खुसरो की खड़ी बोली ब्रज फारसी को, मीरा की मारवाड़ी को, राजस्थानी को, ब्रजभाषा को, विद्यापति की मैथिली को, सूरदास की ब्रजभाषा को। बात समझिए। अर्थात हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बोलियों का समुदाय है, और इसका साहित्य इन्हीं बोलियों का साहित्य है। तो पहली बात बोलिए मेरे साथ, हिंदी बोलियों का समुदाय है। लिख लीजिए कॉपी पर, हिंदी ना तो कोई एक भाषा है, ना एक बोली है, बल्कि हिंदी बोलियों का समुदाय है, बोलियों का समूह है। कितना समझ में आया? तो पहला प्रश्न देखिए, आप लोग टॉपिक कर रहे हैं सामान्य हिंदी व्याकरण, और टॉपिक से ही प्रश्न निकलने शुरू हो गए। हिंदी भाषा ना तो कोई एक भाषा है, ना तो कोई एक बोली है, बल्कि बोलियों का क्या है दोस्तों? समुदाय है। कितनी बात समझ में आई दोस्तों? अब एक बात आती है, सामान्य हिंदी का क्या अर्थ है? समझिए। तो भाई अब जरा दूसरे प्रश्न पर विचार कीजिए कि हिंदी भाषा यदि बोलियों का समुदाय है, तो जरा दूसरा प्रश्न सामान्य हिंदी पर विचार कीजिए। सामान्य हिंदी का क्या अर्थ? दोस्तों किसे कहते हैं सामान्य हिंदी? जब हम आपसे कहते हैं कैसे हैं आप, तो आप हमसे कहते हैं कि अच्छे हैं हम, यानी मेरा प्रश्न होता है कि आप कैसे हैं, तो आपका उत्तर क्या होता है? अच्छे हैं। कोई कहता है क्या कर रहे हैं आप, तो कहते हैं पढ़ रहे हैं हम, या खाना खा रहे हैं हम। दोस्तों बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग किया जाए उसे ही सामान्य भाषा कहते हैं। हिंदी
बोलचाल की संपर्क की भाषा है, इसलिए हम इसे सामान्य हिंदी कहते हैं। जो हमारे बोलचाल या आपसी संपर्क या विचार विनिमय की भाषा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? सामान्य हिंदी। अरे हाँ या ना? तो पहले प्रश्न का उत्तर हिंदी बोलियों का समुदाय है। दूसरे प्रश्न की सामान्य हिंदी क्या है? तो जो बोलचाल या संपर्क की भाषा हो, उसे ही सामान्य हिंदी कहते हैं। दोस्तों, अब एक तीसरा प्रश्न है, व्याकरण क्या है? तो ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, और जरा अब तीसरे प्रश्न पर विचार करें, व्याकरण। शब्द को तोड़िए, वी जोड़ आकरण। व्याकरण किससे बना हुआ है? वी जोड़ आकरण। दोस्तों, आकरण में आकर या आकार शब्द छिपा है, यानी रूप, और वी यानी विशेष। तो व्याकरण भाषा को रूप देता है। व्याकरण क्या देता है दोस्तों? भाषा को रूप देता है। कैसा रूप? भाई हमारा रूप कैसा है? सबसे पहले पांव, फिर देखिए धड़, फिर हाथ, फिर सिर। वैसे ही भाषा का भी एक रूप होता है। जरा देखिए वाक्य को, राम घर जाता है। देखिए ध्यान से दोस्तों, इसमें राम करता है, करता यानी सब्जेक्ट, घर कर्म है, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, जाता क्रिया है, क्रिया यानी वर्ब, और है सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया यानी एक्सलरी वर्ब। बात समझिए, व्याकरण क्या कर्ता कर्म क्रिया सहायक क्रिया को ही कहते हैं। अब आप जब भी अपनी बात कहते हैं तो देखिए, राम घर जाता है। एक दूसरी बात कहिए, मैं रोटी खाता हूं। बोलिए मेरे साथ, मैं रोटी खाता हूं। देखिए तो ध्यान से, मैं करता सब्जेक्ट, रोटी कर्म। अरे हाँ या ना? बिल्कुल, मैं करता, रोटी कर्म, खाना क्रिया, हूँ सहायक क्रिया। यानी जब भी हम अपनी बात कहते हैं तो उसे एक रूप में व्यक्त करते हैं, उसे एक आकार में व्यक्त करते हैं। यही रूप या आकार व्याकरण है। इसे ही आप लोग वाक्य भी कहते हैं। मतलब जो भाषा को रूप या आकार दे उसे ही व्याकरण कहते हैं। आप कोई भी वाक्य बोल के देखिए, मैं सिनेमा देखता हूँ। बोलिए, हम बाजार जाते हैं, मैं आम खाता हूँ, तुम पुस्तक पढ़ते हो। जब भी आप अपनी बात कहते हैं तो उसे एक निश्चित क्रम में कहते हैं। शब्दों का एक निश्चित क्रम निर्धारित रहता है। उसी निश्चित क्रम को आकार कह लीजिए, भाषा का रूप कह लीजिए। वही भाषा का व्याकरण है, अर्थात व्याकरण भाषा का रूप है या आकार है। यदि मान लीजिए कोई आपसे पूछे किसी भाषा की रूपगत विशेषता बताएं, तो इसका मतलब क्या हुआ? व्याकरणगत विशेषता। तो देखिए, जो भाषा को रूप दे, जो भाषा को आकार दे, वही व्याकरण है। अब एक प्रश्न और निकला, क्या व्याकरण से वाक्य बनता है? तो एक प्रश्न, चौथा प्रश्न भी बना कि वाक्य कुछ और नहीं,
व्याकरण पर आधारित शब्दों की क्रमागत व्यवस्था है। वाक्य कुछ और नहीं, व्याकरण पर आधारित शब्दों की क्रमागत व्यवस्था है। यानी आप लोग टॉपिक से ही 4 बातें सीख पाए। क्या क्या? टॉपिक का नाम क्या है? सामान्य हिंदी व्याकरण। बोलिए, हिंदी क्या है? बोलियों का समूह या समुदाय। हिंदी भाषा बोलियों का समूह या समुदाय है, इसीलिए हिंदी का साहित्य भी बोलियों का साहित्य है। पहली बात। दूसरी बात कि सामान्य हिंदी किसे कहते हैं? जो बोलचाल या संपर्क की भाषा हो उसे ही सामान्य भाषा या सामान्य हिंदी कहते हैं। बोलचाल हमारे दैनंदिन आवश्यकता की भाषा, हमारे रोजमर्रा की भाषा, वही सामान्य हिंदी है। दूसरी बात। तीसरी बात, व्याकरण क्या है? जो भाषा को रूप दे या आकार दे, जो भाषा को एक निश्चित क्रम दे, रूप दे, आकार दे, उसे ही व्याकरण कहते हैं। अरे हाँ या ना? तो एक चौथी बात, वाक्य क्या है? व्याकरण पर आधारित शब्दों की व्यवस्था। व्याकरण पर आधारित शब्दों की क्रमागत या निश्चित व्यवस्था ही वाक्य है। देखिए कैसी व्यवस्था है, कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, फिर सहायक क्रिया। तो कितनी बातें समझ में आई? उतारिए इनको, लिखिए इनको कि भाई हिंदी बोलियों का समुदाय है, सामान्य हिंदी बोलचाल की हिंदी है या संपर्क भाषा कहलाती है, व्याकरण भाषा का रूप या आकार है, और वाक्य क्या है? व्याकरण पर आधारित शब्दों की क्रमागत व्यवस्था है। देखिए, इत्मीनान से उतारिए, जहाँ कोई दिक्कत हो तो बताइए, पूछिए। ठीक है? तो दोस्तों, आप 4 चीजों को सीख पाए कि भाई हिंदी क्या है, हिंदी बोलियों का समुदाय है, सामान्य हिंदी क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। आइए अब अगले मुद्दों को देखते हैं। दोस्तों, कोई आपसे पूछता है भाषा क्या है? क्योंकि हम लोग सामान्य हिंदी व्याकरण कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपसे कोई भी पूछेगा, प्रश्न पूछे जाएंगे अलग अलग परीक्षाओं में कि क्या मतलब है सामान्य हिंदी व्याकरण का। तो फिर सामान्य हिंदी भाषा का क्या मतलब है, यानी भाषा क्या है? तो हम लोग तुरंत कहते हैं कि भाषा भावों और विचारों को प्रकट करती है। भाषा विचार विनिमय का माध्यम है, कहते हैं ना हम लोग। याद रखना दोस्तों कि भाषा सिर्फ भावों को प्रकट ही नहीं करती, बल्कि भाषा भावों को छिपाती भी है। कैसे? मान लीजिए आप फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, फर्ज कीजिए गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, और अचानक पिताजी ने आपको देख लिया और पूछ लिया, बेटा किससे बात कर रहे हो? तो आप तुरंत कहेंगे कि हम हिंदी वाले सर अरविंद मिश्रा सर से बात कर रहे हैं, जबकि वास्तव में बात किससे कर रहे हैं? हाँ जी हाँ, यानी आपने भाषा से भाव को छिपा लिया। यही वजह है कि भाषा भाव को प्रकट भी करती है और भाषा भाव को छिपाने का भी काम करती है। यही वजह है कि भाषा में संप्रेषण का भी गुण होता है और भाषा में गोपनीयता का भी गुण होता है। यानी भाषा विचारों को गोपनीय भी बनाए रख सकती है और विचारों को प्रकट भी कर सकती है, प्रस्तुत भी। इसीलिए अभी आपकी 5वीं बात हो गई।
भाषा क्या है? भाषा भावों को प्रस्तुत भी कर सकती है, भावों को छिपा भी सकती है। भाषा में संप्रेषण और गोपनीयता दोनों गुण पाए जाते हैं। देखिए, उतारिए, आसान है बातें दोस्तों। अब एक और बात कि क्या भाषा सिर्फ बोलकर प्रकट होती है? छठी बात पे आते हैं हम लोग। दोस्तों, भाषा सिर्फ बोल करके ही नहीं, इशारे में भी प्रकट हो सकती है, लिख कर भी प्रस्तुत कर सकती है। बॉडी लैंग्वेज यानी आंगिक चेष्टा से भी किसी को बुलाना हो तो बुलाते हैं ना, या मान लीजिए हाथ न दिखा करके तो भी वो आ जाता है, या चिट्ठी लिख करके या मैसेज करके भी बुला लेते हैं, है या ना। सिर्फ चेहरे से भी हम भाषा प्रकट करते हैं। किसी को पूछना है तो आंखों को मटका के पूछते हैं, कैसे हो भाई साहब, आंखों से पूछते हैं ना। हाँ, कई बार हम लोग खांस वगैरह के भी भाषा का काम ले लेते हैं। अपने यहाँ बूढ़े बुजुर्ग जब घर में प्रवेश करते हैं तो बहुओं को सावधान करने के लिए खांसते हैं, तो ये क्या है? वो भी एक भाषा है। दोस्तों, संकेतों से भी भाषा का काम लेते हैं। भाई, किसी घर के बाहरी दीवार पर या मुख्य द्वार पर एक प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो हम समझ जाते हैं ये डॉक्टर साहब है। और प्लस की जो निचली लकीर है, जिसे हम लोग क्षैतिजीय लकीर कहते हैं, वो थोड़ा ऊपर आ जाए तो समझ जाते हैं कि ये गिरजाघर है ना। ऐसे ही दो रेखाएं कुछ इस प्रकार बदल जाए, खोपड़ी बन जाए तो भाई खतरे का ये निशान है। ऐसे ही कहीं सड़क के किनारे इस प्रकार का निशान बना हो तो रेलवे क्रॉसिंग फाटक है, जरा सावधानी से गुजरिए, ये इस बात का संकेत है। इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी भाषा ध्वनि से भी व्यक्त होती है। सीटी मार के बुलाते हैं, जैसे कोई कहता है कृपया शांति बनाए रखें, तो छठी बात, भाषा न केवल बोलकर प्रस्तुत की जाती है बल्कि भाषा ध्वनिगत भी हो सकती है। भाषा मुंह से बोलकर मौखिक भी हो सकती है, भाषा लिखित भी हो सकती है। देखिए, पहली बात, भाषा ध्वनिगत भी होती है। कृपया शांति बनाए रखें। पिताजी जब आपसे नाराज होते हैं तो एक छोटी ध्वनि 3 बार निकालते हैं, और सिर पे अगर हाथ पीट लें मतलब आपसे नालायक इंसान इस धरती पे कोई नहीं है। तो भाषा ध्वनिगत होती है, भाषा शब्दगत होती है, सिर्फ शब्द से भी प्रकट करती है। जैसे माँ को कहते हैं पानी, माँ खाना, माँ पैसे। दोस्तों, भाषा मौखिक भी होती है, मुंह से पूरी बात बोल करके, कैसे हो भाई साहब, या सिर्फ इशारे में भी इस बात को कह सकते हैं। बोलते हो ना तो उधर वाला कहता है मतलब अच्छा नहीं। इसका अर्थ है कि भाषा मौखिक भी है, भाषा लिखित भी है। मुंह से बोल करके प्रकट तो करते हैं, भाषा को लिख कर भी प्रकट करते हैं। लिखित भाषा को ही लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा को लिख दें तो उसे क्या कहेंगे? लिपि। दोस्तों, भाषा सांकेतिक भी होती है। भाषा कैसी होती है? सांकेतिक। संकेत का क्या मतलब? जब आप इशारा करते हैं, बहुत अच्छी कोई चीज बनी है, आजकल नेता लोग भी 2 उंगली दिखाते हैं, हे जनता तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देंगे, विक्ट्री का निशान। दोस्तों,
भाषा प्रतीकात्मक भी होती है। हम प्रतीकों से सहारा लेते हैं, जैसा भी हमने देखा कि सड़क पर कुछ इस प्रकार का निशान बना हो। आप भाई किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार बनाते हैं, ऐसा तीर उर लगाते हैं। ये मेरा थोड़ा उल्टा होता है मामला, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। प्रेम तब भी था, लेकिन ये क्या भाषा प्रतीकात्मक है दोस्तों। भाषा आंगिक चेष्टा पर भी आधारित होती है। इस पर आप हाथ के, बॉडी के इशारे से, बॉडी लैंग्वेज, किसी को जल्दी बुलाना हो जल्दी आओ, आराम से बुलाना हो, भेजना हो जाओ, है ना। खड़े होने के लिए ऐसे इशारा करते हैं, बैठने के लिए ऐसे। तो भाषा आंगिक चेष्टा पर आधारित होती है। भाषा भाव भंगिमा पर भी आधारित होती है। चेहरे से जब हम गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं तो भौहें तान देते हैं। जब हम किसी से घिन करते हैं, घृणा करते हैं तो क्या करते हैं, नाक सिकोड़ लेते हैं। तो ये छठी बात है, बोलिए। भाषा सिर्फ मौखिक नहीं होती, सिर्फ मुंह से बोलकर प्रस्तुत नहीं होती, बल्कि दोस्तों भाषा ध्वनिगत भी होती है, भाषा शब्दगत भी होती है, मौखिक भी, लिखित भी, सांकेतिक भी, प्रतीकात्मक भी, आंगिक चेष्टा पर भी और भाव भंगिमा पर भी आधारित होती है। तो दोस्तों ये छठी बात है। देखिए, कहीं कुछ पूछना हो तो बताएं। भाषा के लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, भाषा के लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। याद रखिएगा, इससे एक अगली बात जुड़ी होगी, मैं पूछूंगा फिर। तो दोस्तों आइए हम लोग 7वीं बात की ओर चलें। ये हमारी बात छठी थी, अब 7वीं बात। दोस्तों अक्सर आपसे पूछा जाता है कि भाषा के कितने तत्व होते हैं। क्या पूछा जाता है आपसे, या भाषा के कितने अंग होते हैं। तब आप क्या करेंगे, यदि पूछ लिया जाए भाषा के तत्व या भाषा के अंग बताएं, तो ये 7वीं बात को देखें। दोस्तों किसी भी भाषा के 4 तत्व होते हैं। इन्हीं 4 तत्वों को भाषा का अंग कहते हैं। जैसे शरीर का अंग होता है, क्या क्या अंग होता है शरीर का, कितने अंग हैं जोड़ के बताइए तो। 2 हाथ, 2 पांव, धड़, सर, तो है ना शरीर के अंग भी। उसी प्रकार भाषा के भी 4 अंग या तत्व हैं। पहला अंग या तत्व ध्वनि है, दूसरा तत्व शब्द है, तीसरा तत्व दोस्तों वाक्य है, और चौथा तत्व अर्थ है। भाषा के कितने तत्व या अंग हैं, 4। ये 7वीं बात। दोस्तों ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो छोटी इकाई है, जो मुंह से उच्चारित हो, कान से सुनी जाए, किंतु अर्थ भी दे, तो भाषा की ऐसी छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। यह छोटी इसलिए होती है, या इसे भाषा की छोटी इकाई इस अर्थ में कहते हैं क्योंकि भाषा की तरह ही इसमें भी विचारों को प्रस्तुत करने या प्रकट करने की क्षमता होती है। कैसे, हम किसी को बुलाना चाहते हैं, भाई साहब इधर सुनिए, तो ये भाषा है, छोटी ध्वनि, तो लोग आ जाते हैं। कृपया शांति बनाए रखें, ये पूरी बात हो गई। उसकी जगह एक छोटी ध्वनि, तो लोग चुप हो गए। दोस्तों
ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो मुंह से उच्चारित हो, कान से सुनाई पड़े। क्योंकि ध्वनि भी भावों को प्रस्तुत करती है, इसीलिए यह भाषा की छोटी इकाई है। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। दोस्तों, यहाँ हम थोड़ा समय लेंगे आपका, खूब इत्मीनान से सुनिएगा। ना समझ में आए मैं फिर बात करूंगा इस पर। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों, वर्ण और अक्षर में अंतर होता है। याद रखिए, वर्ण हमेशा पूरे होते हैं। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कैसे आप लिखते हैं? अ, आ, ई, यानी ह्रस्व ई, दीर्घ ई। व्यंजन जब लिखते हैं तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ लिखते हैं ना, छत्र, ज्ञ। देखिए, ये जो वर्ण हैं वो पूरे हैं, इसीलिए इन पूरे वर्णों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। ध्यान से समझिए, माला जिस प्रकार पूरे मोतियों से बनती है, क्या माला आधे मोती से बनाएंगे आप? मोती टूट जाएंगे तो माला बनेगी क्या? नहीं ना। तो जिस प्रकार माला बनाने के लिए पूरे मोतियों का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार पूरे वर्णों से वर्णमाला बनती है, यानी वर्ण हमेशा पूरे होते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं, किंतु वर्ण और अक्षर में भी अंतर होता है। वर्ण पूरे होते हैं, जबकि अक्षर आधे और पूरे दोनों रूपों में स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं अक्षर? आधे भी और पूरे भी। कैसे? देखिए, आधा क ये भी अक्षर और पूरा क ये भी अक्षर। क में यदि एक स्वर जोड़ दें तो का बन जाए, ये भी अक्षर। और इस का से एक स्वर निकाल दें तो क बन जाए, ये भी अक्षर। बोलिए, अक्षर स्वर रहित भी होते हैं। क से एक स्वर निकाल दें तो आधा क, और आधा क में एक स्वर जोड़ दें तो पूरा क, फिर क में एक स्वर और जोड़ दें तो का। अक्षर स्वर से रहित भी होते हैं, स्वर से रहित यानी आधा, और स्वर से युक्त यानी पूरा। अब देखिए, पूरा में एक और स्वर लगा दिया तो का, इसलिए अक्षर आधे और पूरे दोनों रूपों में स्वतंत्र होते हैं। दोस्तों, अभी बात नहीं आपको समझ में आई। अभी तो सिर्फ इतना समझिए कि वर्ण पूरे होते हैं और अक्षर आधे और पूरे दोनों रूपों में स्वतंत्र होते हैं। अब बात समझना है आपको कि शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं या अक्षरों से। बोलिए, अनपढ़ कबीर दास को भी ये मालूम था कि शब्द अक्षरों का मेल है, इसीलिए उन्होंने लिखा ढाई आखर प्रेम का। प्रेम नाम का शब्द ढाई अक्षर से बना हुआ है। आधा प, पूरा र, पूरा म। हाँ, प्र, फिर ए, प्रेम। कैसे? दोस्तों, जरा देखना, ये आपने अक्ल लिखा, ठीक से देखो,
और फिर नीचे देखिए, दिख रहा है शब्द, देखिए यहाँ फोकस कीजिए, अपने स्क्रीन को बड़ा छोटा करके देखते रहिएगा। अगर कोई शब्द ना समझ में आए तो आधा क से भी अक्ल है, और हम लोग अकल भी बोलते हैं, शक्ल शकल। देखिए तो गर्म ये आधा र है, और फिर गरम भी कहते हैं पूरा। तो बोलिए मेरे साथ, शब्द अक्षरों का मेल है, शब्द अक्षरों का व्यवस्थित या सार्थक मेल है, वर्णों का नहीं। तो अब देखिए, ये एक नई बात, पहली बात कि भाषा के कितने तत्व होते हैं? 4। क्या क्या? ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो सुनाई पड़े तथा उच्चारित हो। छोटी इकाई इसलिए है क्योंकि भाषा की तरह ही ध्वनि भी भावों को प्रस्तुत करती है ना? किसी को बुलाना तो क्या है भाई, खास के भी प्रकट करते हैं हम भाषा को, भाव को, विचार को। तो ध्वनि भाषा की छोटी इकाई है। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। मैंने कहा था कि एक बात याद रखिएगा, भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिपि। और ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। तो मान लीजिए एक्सर्शन रीजन में प्रश्न आए कि जो संबंध भाषा का लिपि से है वही संबंध ध्वनि का डैश डैश से है, वर्ण से, ऑप्शन बी अक्षर से, ऑप्शन सी वर्ण और अक्षर दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? बोलिए बोलिए, वर्ण और अक्षर दोनों। यानी भाषा का लिखित रूप लिपि है तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण और अक्षर है। बात समझ में आई? अब एक नई बात कि शब्द क्या है? वर्णों का मेल नहीं है। हाँ, वर्णों से भी शब्द लिख सकते हैं, किंतु हर हाल में शब्द अक्षरों का सार्थक मेल है। क्योंकि कई बार वर्ण में आप एक्स्ट्रा स्वर जोड़ते हैं और कई बार वर्ण से स्वर निकाल लेते हैं। जैसे जब आप शब्द लिखते हैं दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, शब्द में अपने आप में श पूरा है, द पूरा है, किंतु आधा व है। इसलिए शब्द ही इस बात का प्रमाण है कि शब्द अक्षर से बनते हैं, पूरे और आधे। अब एक और एक्सर्शन रीजनिंग का सवाल देखिए, सभी वर्ण अक्षर तो होते हैं किंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। क्यों? वर्ण पूरे होते हैं हर हाल में और अक्षर आधे और पूरे दोनों होते हैं। आधे अक्षर से वर्ण नहीं बनता, याद रखिए। इसीलिए वर्ण तो अक्षर हो सकते हैं किंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं हो सकते। अक्षर स्वर से रहित भी होते हैं और स्वर से युक्त भी होते हैं, किंतु वर्ण या तो पूरी तरह स्वर होंगे या स्वर युक्त वर्ण होंगे। कैसे? व्यंजन स्वरों से ही बनते हैं। जैसे च में अस्वर है। नई बात समझ में आई? फिर से, सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं क्योंकि वर्ण पूरे होते हैं और अक्षर आधे और पूरे दोनों होते हैं। तो सभी वर्ण तो अक्षर हो सकते हैं किंतु अक्षर, सभी अक्षर वर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि वर्ण दो तरह के होते हैं, या तो स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण। स्वर तो स्वर होंगे ही और व्यंजन वर्ण भी स्वरों के सहयोग से बनते हैं। जबकि अक्षर चाहा जाए तो अक्षरों को स्वर रहित भी लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे म से अस्वर निकाल दें तो आधा म, च से अस्वर निकाल दें तो आधा च। तो देखिए
समझिए बातों को। कितनी बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? पकड़िए इन बातों को। भाषा के 4 तत्व, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई, मिलाइए इन बातों। अरे ठीक है, हाँ या ना? तो आइए अब अगली बात देखिए दोस्तों। ये भाषा के 4 तत्व, ध्वनि क्या, शब्द क्या, है ना दोस्तों? एक बात और समझ में लायक है कि दुनिया के जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द, एक तो शब्द अक्षरों के सार्थक में, और दूसरी बात कि शब्द यादृच्छिक होते हैं। कैसे होते हैं शब्द दोस्तों? यादृच्छिक। इसका मतलब क्या होता है? शब्द को तोड़िए। यत इच्छा, मतलब मनुष्य अपनी इच्छा से शब्दों को बनाता है। कैसे? भाई कोई इसे गर्दन कहता है, कोई इसे नाड़ कहता है। हाँ, राजस्थान हरियाणा में नाड़ कहते हैं। यदि आप पूर्वी क्षेत्र में आए, बिहार में, पूर्वी यूपी में, तो इसे नरेटी कहते हैं, नटई भी कहते हैं, कहीं गटई भी कहते हैं, कहीं इसे गला कहते हैं, कहीं इसे ही घेंच कहते हैं, कहीं इसे ही टेटुआ कहते हैं। क्या ये सब शब्द ब्रह्मा जी ने बनाए अपने लेबोरेटरी में? ना, मनुष्य ने इन शब्दों को बनाया। इसीलिए दुनिया की किसी भी भाषा के शब्द यादृच्छिक होते हैं। कैसे होते हैं? यादृच्छिक। और दोस्तों, अपनी इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से बनाए गए ये शब्द परंपरा से जुड़कर, प्रचलन से जुड़कर, शब्दों को पकड़िएगा, निश्चित अर्थ देने लगते हैं। कैसा अर्थ देते हैं? निश्चित अर्थ देने लगते हैं। इसीलिए शब्द रूढ़ हो जाते हैं। शब्दों को किसने बनाया? हमने। हाँ भाई, हर जगह कोई पाँव कहता है, समझिए, कोई लात कहता है, कोई टांग कहता है, कोई गोड़ कहता है। उड़ीसा वगैरह में जाइएगा तो कहीं गोइठा भी बोलते हैं इसे। कोई पग कहता है, कोई पद कहता है, कोई पाद कहता है। अरे हाँ या ना? कोई टंगड़ी कहता है। मनुष्य ने बनाया। कोई ये जो ऊपर लहरा रहे हैं, कोई बाल कहता है, कोई जुल्फ कहता है। बंगाल में जाइएगा तो चूल कहते हैं, कोई इन्हें केश कहता है, कोई इन्हें झोंटा कहता है, कोई इन्हें बबरी कहता है, कोई इन्हें जोतड़ा कहता है। ये सब क्या मनुष्य ने बनाए? तो शब्द मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए शब्दों को क्या कहते हैं? बोलिए, यादृच्छिक। किंतु मनुष्य की इच्छा से बनाए गए ये शब्द धीरे धीरे प्रयोग में आते आते प्रचलित होकर, परंपरा से जुड़कर रूढ़ हो जाते हैं, निश्चित अर्थ देने लगते हैं। रूढ़ मतलब, रूढ़ी मतलब, पिताजी को रूढ़िवादी क्यों कहते हैं? क्योंकि पिताजी परंपराओं में विश्वास करते हैं। इसलिए पारंपरिक मूल्यों को रूढ़ियाँ कहते हैं। भारत की रूढ़िवादी व्यवस्था या भारत की रूढ़िगत परंपरा या भारत की रूढ़िगत कृषि परंपरा,
किसी भी चीज को जब हम परंपरा से जोड़ दें तो उसे रूढ़ ही कहते हैं। तो बोलिए, शब्द पहली बात किसके मेल है? अक्षरों के सार्थक मेल है। और शब्द कैसे होते हैं? यादृच्छिक होते हैं। अलग एक बात कि शब्द को हम धीरे धीरे परंपरा और प्रचलन से जोड़ते हैं, प्रयोग से जुड़कर निश्चित अर्थ देते हैं और फिर शब्द कैसे हो जाते हैं? रूढ़। इसलिए दोस्तों शब्दों के कई भेद हैं। उनमें एक भेद है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। आएंगे धीरे धीरे इन पर हम धीरे धीरे एक एक करके आएंगे। तो पहली बात, भाषा के 4 तत्व। सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्णाक्षर कहते हैं। शब्द अक्षरों के सार्थक मेल हैं। सभी शब्द यादृच्छिक होते हैं, जो मनुष्य की इच्छा से बनाए जाते हैं और धीरे धीरे परंपरा और प्रचलन से जुड़ करके निश्चित अर्थ देने लगते हैं, रूढ़ हो जाते हैं। दोस्तों वाक्य को हमने देखा है कि व्याकरण पर आधारित शब्दों की क्रमागत व्यवस्था है। वाक्य क्या है? व्याकरण पर आधारित शब्दों की क्रमागत व्यवस्था है। अब दोस्तों एक और बात समझने लायक है, जरा समझिए कि भाषा एक व्यवस्था है। भाषा क्या है दोस्तों? एक व्यवस्था है। बोलिए मेरे साथ, भाषा व्यवस्था है। देखिए कितना आसान है। ध्वनियों की व्यवस्था से शब्द बनते। एक ध्वनि ई क, एक ध्वनि म, एक ध्वनि ल। क म ल क्या बन गया? शब्द। बोलिए, ध्वनियों की व्यवस्था से शब्द। फिर देखिए, एक ध्वनि घ, एक ध्वनि ल, ग या। तो ध्वनियों की व्यवस्था से शब्द। दोस्तों शब्दों की व्यवस्था से वाक्य। इसीलिए अभी देखा हम लोगों ने कि व्याकरण पर आधारित शब्दों की व्यवस्था ही वाक्य है। अरे आया ना याद? देखिए, कमल करता है, घर कर्म है, गया क्रिया है, नहीं आया ना? तो शब्दों की व्यवस्था से वाक्य और वाक्य से ही अर्थ का जन्म होता है। इसीलिए दोस्तों हमने कहा कि भाषा एक व्यवस्था है। भाषा क्या है दोस्तों? एक व्यवस्था है। क्या इसका मतलब है? इसी बात को बड़े बड़े भाषाविदों ने या व्याकरणों ने, जो व्याकरण जाने उसे व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा व्याकरण। भाषा की परिभाषा देते लिखा कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की रूढ़ व्यवस्था है। क्या कमाल की बात है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की रूढ़ व्यवस्था है। पकड़े रहिएगा। सबसे पहले देखिए, भाषा व्यवस्था है, कोई दिक्कत? ध्वनियों की व्यवस्था से शब्द, शब्दों की व्यवस्था से वाक्य, वाक्य की व्यवस्था से अर्थ। यादृच्छिक में कोई दिक्कत? इच्छा से गढ़े गए। अब दोस्तों जरा ध्वनि प्रतीक की बात करें। प्रत्येक ध्वनियों का एक प्रतीक होता है। मुंह से ध्वनि निकालिए अ, इसका प्रतीक ऐसा। मुंह से ध्वनि निकली क, इसका प्रतीक ऐसा। मुंह से ध्वनि निकली ल, इसका प्रतीक ऐसा। ध्वनि प्रतीकों को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये तो कमाल हो गया।
ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं और ध्वनि प्रतीकों को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। मतलब ध्वनि प्रतीकों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन्हीं वर्ण या अक्षर की व्यवस्था से शब्द बनता है। तो ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था से शब्द। देखिए शब्द कैसे होते हैं? यादृच्छिक। तो भाषा यादृच्छिक शब्दों की रूढ़ व्यवस्था है। रूढ़ यानी जो प्रचलन से जुड़ जाए, जो परंपरा से जुड़ जाए। फिर से भाषा व्यवस्था है कैसी? ध्वनि प्रतीकों की। ध्वनि प्रतीक यानी वर्ण या अक्षर। वर्णों या अक्षरों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? शब्द। शब्द कैसे होते हैं? मनुष्य की इच्छा से गढ़े गए। इसलिए भाषा यादृच्छिक शब्दों की व्यवस्था है, किंतु रूढ़ शब्द जब परंपरा से जुड़ जाते हैं, प्रचलित हो जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को निश्चित अर्थ देने वाले रूढ़ शब्द कहते हैं। तो भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की रूढ़ व्यवस्था है। कितनी बात समझ में है? तो दोस्तों ये हमारा 7वां मामला फिनिश हुआ। अब आइए हम लोग देखें 8वें मामले को, जो इनसे भी महत्वपूर्ण है। पहले इतना समझिए, ठीक है यहाँ तक?